नमस्ते दोस्तों, मैं श्रेयस बड़ी आप सबका मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम डेली करंट अफेयर्स सीरीज से 15 फरवरी 2024 के करंट अफेयर्स को स्टडी करेंगे, जिसमें हम यहाँ लिखे गए करंट अफेयर्स के जो टॉपिक्स है उस पर डिस्कशन करने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो के पीडीएफ चाहते हैं, डेली करंट अफेयर के पीडीएफ चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, नीचे वहां पे मैंने टेलीग्राम चैनल की लिंक रखी हुई है। उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और वहां आपको डेली पीडीएफ मिलते रहेंगे करंट अफेयर्स के लिए, जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि एंड में हम एमसीक्यूज की भी प्रैक्टिस करने वाले हैं, और एमसीक्यूज की प्रैक्टिस ही तो सबसे इंपॉर्टेंट है पढ़ाई करने के बाद। तो चलिए आज के डिस्कशन की शुरुआत करें। आज हम 15 फरवरी 2024 का सबसे पहला करंट अफेयर देखते हैं, और सबसे पहला करंट अफेयर है, सुप्रीम कोर्ट ने जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड स्कीम थी उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया, उसको कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। और ये जो करंट अफेयर, इसका सिलेबस जाता है पॉलिटी में। 5 जजेस का एक बेंच था, बट बिठाया गया था सुप्रीम कोर्ट का। उन्होंने अपना वर्डिक्ट दे दिया है कि इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम जो है वो लीगल है कि नहीं। थर्सडे यानी आज 15 फरवरी को ये डिसीजन दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है इन 2 ओपिनियंस दैट पॉइंट आउट टू अनैनिमस जजमेंट। अब यहाँ पे हम कहेंगे कि एक अलग सा जजमेंट यहाँ पे देखने मिला है, तो हम कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने तो स्ट्राइक डाउन कर दिया है इलेक्ट्रल बॉन्ड्स को। अब क्या होता है इसका बैकग्राउंड। सबसे पहली बात तो ये है कि ये इलेक्ट्रल बॉन्ड आए कब थे। सबसे पहली बार इलेक्ट्रल बॉन्ड का जो मेंशन था वो यूनियन बजट के स्पीच में 2017 को, हमारे जो उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर थे श्री अरुण जेटली, उन्होंने इसका मेंशन किया था सबसे पहली बार। पिटीशन जो है वो फाइल की थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट ने, और कुछ एनजीओज ने, एक कॉमन केस करके या फिर ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन करके, एडीआर करके। अब यहाँ पे हम कहेंगे कि बैकग्राउंड ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन यानी वही है कि एक तो कोर्ट में केस सॉल्व हो, या फिर उसका कोई ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन यानी अलग तरीके से भी सॉल्व की जा सकती है, दोनों को कॉम्प्रोमाइज करा के, दोनों को बिठा के, जो भी है। तो हम कहेंगे कि इस तरह से इलेक्ट्रल बॉन्ड्स जो है उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर तो अब कर दिया है नॉर्मल केस में। तो इलेक्ट्रल बॉन्ड है क्या, ये सबसे पहले देख लेते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रल बॉन्ड है इसको इंट्रोड्यूस किया गया था फाइनेंस बिल 2017 के साथ, और इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम जो है इसको नोटिफाई किया गया था जनवरी 29, 2018 को। इलेक्ट्रल बॉन्ड एक इंस्ट्रूमेंट है, जैसे कि एक प्रॉमिसरी नोट होता है या बेयरर बॉन्ड होता है। अब ये कैसा होता है कि एक ए नाम का पर्सन होता है, एक बी नाम का पर्सन होता है। प्रॉमिसरी नोट कैसा बनता है, फॉर एग्जाम्पल ए जो है वो बी को एक प्रॉमिसरी नोट दे रहा है लिख के कि मैं आपको, आप यानी ऐसा समझ जाओ, पहले तो बी ने इसको कुछ अमाउंट दे दी, बी ने इसको सपोज 10,000 रुपए दे दिए, और ए ने इसको एक प्रॉमिसरी नोट बना के दी बी को। ये जो प्रॉमिसरी नोट बना के दी है ए ने, इस प्रॉमिसरी नोट में लिखा है कि इस डेट को मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं आपके पैसे जो है वो रिटर्न कर दूंगा। ऐसी प्रॉमिसरी नोट है। तो इलेक्ट्रल बॉन्ड भी उसी तरह का है। तो या फिर ऑन डिमांड, जब आप मांगोगे मैं दे दूंगा, ये मैं प्रॉमिस करता हूं, इस तरह से। अब ये इलेक्ट्रल बॉन्ड को हम जोड़ के देखेंगे ये होता कैसा है। तो सबसे पहले आपको ये बता दूं कि ये एक प्रॉमिसरी नोट या बेरर बॉन्ड की तरह होता है। इसको परचेस कर सकता है कोई भी इंडिविजुअल, कंपनी है, फर्म, या फिर एसोसिएशन ऑफ पर्सन, या फिर हम कहेंगे एक पर्सन या फिर कोई बॉडी जो भी है वो एक सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, या फिर जो कंपनी है वो इनकॉर्पोरेटेड होना चाहिए, इंडिया में बनाई हुई होना चाहिए। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रल बॉन्ड काम कैसे करते हैं। सपोज कोई ए नाम का पर्सन है, वो अपने पसंदीदा पार्टी यानी समझिए एक्स नाम के पॉलिटिकल पार्टी को कुछ डोनेशन देना चाहता है। तो ये डायरेक्टली डोनेशन नहीं देगा, इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीद के देगा। ये क्या करेगा, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जाएगा, एसबीआई में, वो इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदेगा, इस पार्टी के नाम पे वो इशू कराएगा। यानी वो क्या करेगा, एसबीआई इसको क्या देगा, इलेक्ट्रल बॉन्ड देगा, और ए जो है वो उसको कुछ कैश देगा। एसबीआई ये जो कैश होता है ये इस पॉलिटिकल पार्टी को इनकैश करने का मौका देगा। विद इन 15 डेज ये पॉलिटिकल पार्टी को कैश लेके जाएगी, और ये पॉलिटिकल पार्टी का डोनेशन होगा, और ए नाम के पर्सन के पास एक इलेक्ट्रल बॉन्ड होगा। अब ये इसको जब भी जरूरत पड़ती है इस पैसे की, तो इसको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, जो भी इसने पैसे दिए थे उस पर। इसको कभी भी जरूरत पड़ती है तो ये वो पैसे वापस मांग सकता है ऑन डिमांड। इसको इलेक्ट्रल बॉन्ड एसबीआई को देना होगा, एसबीआई इसको पैसे वापस देगी, एक्स नाम के पार्टी इसको एसबीआई को देगी। यानी ये इस तरह से एक प्रोसेस चलेगी, यानी इसके पैसे एक्स को भी मिल गए और ट्रांसपेरेंसी भी रही, ऐसा कहना था हमारी जब गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रल बॉन्ड लाया था उनका। यानी पैसे कहीं ना कहीं कौन दे रहा है, एसबीआई दे रहा है। और जब ए नाम का पर्सन अपने पैसे वापस लेके आए इलेक्ट्रल बॉन्ड देके वापस देके, तो एसबीआई को ये एक्स नाम की पार्टी देगी और एसबीआई फिर ए नाम के पर्सन को वापस कर देगा। ऐसा ये पूरा सिस्टम जो चला है। ये एक जो बॉन्ड होते हैं ये बैंक नोट की तरह होती है, जो बेरर को पे किए जाते हैं ऑन डिमांड। जब भी ये ए नाम का पर्सन डिमांड करेगा तो इसको पे किया जाएगा, और ये इंटरेस्ट फ्री होगा, इसको इस पर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। ये तो इसको पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट करना था, इसलिए इसने खुद के मर्जी से किया, तो इसको कोई इंटरेस्ट यहाँ पे नहीं मिलने वाला है। सिर्फ जो पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्टर्ड है अंडर सेक्शन 29A
उन्हीं को मिल सकते हैं यहाँ पे इस तरह के डोनेशंस। यानी हम कहेंगे रजिस्टर्ड कौन से एक्ट के अंडर, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अंडर 1951 के। तो वो जो पार्टी उसको 1% सीट्स तो भी, 1% वोट तो भी मिलने चाहिए। जो भी पिछले इलेक्शन हुए थे, हम कहेंगे लोकसभा के या फिर विधानसभा के, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट के या फिर हाउस ऑफ पीपल के, उसमें किसी भी पॉलिटिकल पार्टी जिसको ये प्रोसेस के थ्रू डोनेशन होना, उनके एटलीस्ट 1% तो भी उनको वोट मिलने चाहिए थे। टोटल वोट में से उन्हीं को इलेक्ट्रल बॉन्ड जो होते हैं वो मिलने वाले हैं, ऐसा समझ जाइए। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो होता है एसबीआई, वो ऑथराइज करता है टू इशू, यानी पावर किसके पास इलेक्ट्रल बॉन्ड देने की, वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास। और एनकैश करेंगे इलेक्ट्रल बॉन्ड्स को थ्रू 29 ऑथराइज्ड ब्रांचेस। तो ये 29 ऑथराइज्ड ब्रांचेस रहेगी, जिसको ये हम कहेंगे कि एक तरह से ऑथराइज करेंगे कि वो ब्रांचेस इनको पेमेंट करेगी पॉलिटिकल पार्टीज को। जो बॉन्ड होते हैं उसको बेचेगा एसबीआई। कितने के बेचेंगे, तो हम कहेंगे 1,000 का खरीद सकते हैं, आपको खरीदना है आप 10,000 का खरीद सकते हैं, आपको 1 लाख का खरीदना है 1 लाख, 10 लाख या 1 करोड़ का भी खरीद सकते हैं। एक व्यक्ति जो होता है वो इस बॉन्ड को डिजिटली खरीद सकता है या चेक के थ्रू भी खरीद सकता है। इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड जो, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड जो होते हैं वो एनकैश किए जाएंगे एलिजिबल पार्टी द्वारा सिर्फ उसी बैंक अकाउंट से जो ऑथराइज्ड बैंक है एसबीआई का, यानी उनकी जो उनका जो बैंक अकाउंट रहेगा पार्टी का, वही अकाउंट से वो हम कहेंगे ऑथराइज्ड बैंक यानी एसबीआई से ही वो इसको एनकैश कर सकते हैं, बाकी किसी भी बैंक से नहीं। इलेक्ट्रल बॉन्ड डिपॉजिट जो करेगा, डिपॉजिट करेंगे हम कहेंगे एलिजिबल पॉलिटिकल पार्टी इन इट्स अकाउंट इज क्रेडिटेड ऑन द सेम डे, है ना। तो वो जब पॉलिटिकल पार्टी जब डिपॉजिट कर देगी इसको वापस, तो अकाउंट में उसी दिन क्रेडिट कर दिए जाएंगे, हम कहेंगे। उसी के अलावा ये स्कीम ऐसी कहती है कि ये जो बॉन्ड होते हैं अगर उनको एनकैश नहीं किया गया 15 दिन तक, मैंने कहा कि इसको एनकैश करना 15 दिन का आपको टाइम मिलता है एनकैश करने का, और ये जो 15 दिन का समय होता है इसमें, इसके भीतर आपने अगर इसको एनकैश नहीं किया किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने, तो ये कहीं ना कहीं डिपॉजिट कर दिए जाएंगे प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में, और ये अपने आप प्राइम मिनिस्टर के रिलीफ फंड में चले जाएंगे ये जो भी पैसे हैं वो। इस तरह से ये बॉन्ड की स्कीम लाई थी। अब सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट क्या था, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो था सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ थे, उन्होंने ये कहा कि इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम जो है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल और वायलेट कर रहे हैं आर्टिकल 19 जो है उसको। और उसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा 19 यानी राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन, जो भी है 6 तरह के फ्रीडम है वो इसमें दिए हुए हैं, बट यहाँ पे 19(1)(a कहा गया है, यानी आपका राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है उसको ये कहीं ना कहीं वायलेट कर रहा है। और यहाँ ये भी कहा गया कि जो अमेंडमेंट है सेक्शन 182 में कंपनीज एक्ट के, ये कहीं ना कहीं ये जो ब्लैंकेट दे रहा है कॉर्पोरेट पॉलिटिकल फंडिंग को, ये भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। यानी आपने जो अमेंडमेंट किया था 182 में कि ये कंपनीज होती है, ये भी फंडिंग कर सकती है, वो भी फंडिंग कर सकती है, तो आपने अलाउ कर दिया था कि भाई फंडिंग वो कंपनियां कर सकती है, उसको भी, उस अमेंडमेंट को भी सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल दिया। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अमेंडमेंट होने के पहले जो कंपनी लॉस में रहा करती थी, जो लॉस मेकिंग कंपनी थी, वो कंट्रीब्यूट नहीं कर सकती थी। अमेंडमेंट करके इन्होंने ये कह दिया है कि ये कंपनी जो होती है ये भी लॉस मेकिंग कंपनीज भी कंट्रीब्यूट कर सकती है ड्यू टू क्विड प्रो को। ये अमेंडमेंट जो है ये अच्छा नहीं होगा, यानी वही है कि अ फेवर फॉर अ फेवर, यानी हम आपको फेवर कर रहे हैं आज, कल जब हमको कुछ हो जाएगा तो आप हमारी हेल्प करना, ये हो गया उसका मीनिंग पॉलिटिकल पार्टीज का। तो ये क्विड प्रो को यानी अ फेवर फॉर अ फेवर जिसको हम कहते हैं, टिट फॉर टैट कहते हैं, या फिर मैंने जो आपको दिया था वो मुझे वापस कीजिए। यानी आज मैं अगर वैसे हालत में हूं तो आप मेरी हेल्प कीजिए, जब आप वैसे हालत में थे तो मैंने आपकी हेल्प की थी। तो ये सब हो सकता है, लॉस मेकिंग कंपनी इसका फायदा उठा सकती है अपने पैसे कुछ डिपॉजिट करके उस पॉलिटिकल पार्टी को। ये भी चीज गलत होगी, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो अमेंडमेंट जो होगा सेक्शन 182 में कंपनीज एक्ट के, वो एक आर्बिट्ररी है फॉर नॉट मेकिंग डिस्टिंक्शन बिटवीन लॉस मेकिंग कंपनी एंड प्रॉफिट मेकिंग कंपनी। यानी वहां पे उन्होंने क्या किया कि उन्होंने वहां पे कहीं भी लॉस मेकिंग कंपनी, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी जो है इसके बारे में नहीं बताया कि भाई देखो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी जो है वही यहाँ पे कंट्रीब्यूट करनी चाहिए थी, क्योंकि वो कुछ कमा रही है। लॉस मेकिंग कंपनी ऑलरेडी डूब रही है, वो अब डूबते डूबते आपको कुछ दे रही है, इसका मतलब ये है कि आप उसके कहीं ना कहीं आगे उसको फेवर करने वाले हो, यही वो सोच के कुछ काम कर रही होगी। बट यहाँ पे ऐसा भी कहा गया है कि जो भी व्यक्ति इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदता है उसकी चीज़ें एनोनिमस रखी जाती है, बट कहीं ना कहीं और भी कुछ इश्यूज रह सकते हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि भाई ये जो इलेक्ट्रल बॉन्ड है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट था। तो इस तरह से इलेक्ट्रल बॉन्ड जो होते हैं वो काम करते हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया इलेक्ट्रल बॉन्ड को। और ये जो
करंट अफेयर था, इसका सोर्स था द इंडियन एक्सप्रेस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने ये कहा है नेसेसिटी ऑफ रिफॉर्मिंग इंडियाज एजुकेशन, यानी उन्होंने ये कहा कि हमें ज़रूरी है कि अब हमें अपने एजुकेशन सिस्टम में कुछ रिफॉर्म लाने होंगे, और उन्होंने ये कहा है कि हमें जो वैल्यूज़ वेद में लिखे हैं वो वापस एजुकेशन में डालनी होगी। जब इवेंट था 200 बर्थ एनिवर्सरी थी आर्य समाज के फाउंडर स्वामी दयानंद सरस्वती की, तब स्वामी दयानंद सरस्वती आप जानते हो जिन्होंने आर्य समाज बनाया था, उनकी 200th बर्थ एनिवर्सरी थी, इसलिए इनके ऊपर क्वेश्चन आने के चांस बहुत ज़्यादा है किसी भी एग्जाम में। तो बैकग्राउंड देख लेते हैं। दयानंद सरस्वती जो है उनका जन्म 12 फरवरी 1824 को टंकारा गुजरात में हुआ था, इंडिया। उसके अलावा उनका डेथ जो है वो 30 अक्टूबर 1883 को अजमेर राजस्थान इंडिया में हुई। अब ये आर्य समाज क्या था जो स्वामी दयानंद सरस्वती ने बनाया था? स्वामी दयानंद सरस्वती जो है उन्होंने बनाया हुआ आर्य समाज एक हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट था। उसी के साथ साथ इसको 1875 में बनाया गया था। इसमें कौन सी वैल्यूज और प्रैक्टिस थी? इसमें जो वैल्यूज और प्रैक्टिस थी वो बेस्ड ऑन अथॉरिटी ऑफ वेद थी। वेद में लिखी हुई चीज़ें जो है वही इसमें फॉलो की जाती थी, और यही सिग्निफिकेंस रहा है। अब देखिए सिग्निफिकेंस में मेन बातें आपको बताता हूँ आर्य समाज का क्या था। सबसे पहला ये है कि वो मोनोथिज्म को सपोर्ट करता है। वो कहता है कि एक ही ईश्वर पे विश्वास रखिए, मोनोथिज्म यानी एक ही ईश्वर, बिलीव इन वन गॉड। और आइडोलेट्री जो है उसे कहीं ना कहीं रिजेक्ट करना होगा, यानी हमें मूर्ति पूजा और ये सब नहीं करना होगा। पॉलीथिज्म को रिजेक्ट करना होगा, एक से ज़्यादा भगवान है ये चीज़ है, या फिर अंधविश्वास सुपरस्टिशन को भी हमें दूर करना होगा। ऐसी मैसेज आर्य समाज पहुंचाता है। आर्य समाज कहता है कि हमें कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ लड़ना होगा, अनटचेबिलिटी के खिलाफ लड़ना होगा, चाइल्ड मैरिज के खिलाफ लड़ना होगा, और वुमेन के साथ जो भी गलत हो रहा है उसके खिलाफ भी लड़ना होगा। आर्य समाज विडोरी मैरिज को भी सपोर्ट करता है, इंटरकास्ट मैरिजेस को भी सपोर्ट करता है, और फीमेल एजुकेशन को भी सपोर्ट करता है। उसी के साथ साथ उन्होंने वैदिक स्कूल्स बनाई है, कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशन बनाए हैं जो मॉडर्न और वैदिक एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको। डीएवी यानी हम कहेंगे दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल, ये एग्जाम्पल है एजुकेशनल इनिशिएटिव्स का। इसको लॉन्च किया गया था एज अ शुद्धि या प्यूरिफिकेशन या संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें कन्वर्ट करना है या रिकन्वर्ट करना है लोगों को हिंदुइज्म में। यानी जो भी लोग क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गए थे या बाकी मिशनरीज में फॉरेन रूल के अगेंस्ट जो हमें जाना है, यानी हम कहेंगे हमको जो कन्वर्ट किया जा रहा था, ऐसा कहना है दयानंद सरस्वती का है, वो लोगों को वापस से रिकन्वर्ट किया जाएगा या फिर कन्वर्ट किया जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स के ऊपर इनका इन्फ्लुएंस रहा है, जैसे कि लाला लाजपत राय, राम प्रसाद बिस्मिल, मदन मोहन मालवीय, एटसेट्रा एटसेट्रा। स्वामी दयानंद सरस्वती की बात करते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती जो है, जो कि फाउंडर है आर्य समाज के, एक हिंदू रिफॉर्मर और एक फिलोसोफर थे जो कि वेद को सबसे ज़्यादा मानते थे। वो कहते थे बैक टू द वेदास, वेद की तरफ वापस चलो। उन्होंने मूर्ति पूजा को रिजेक्ट किया था, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को रिजेक्ट किया था, जो भी सोसाइटी में बुराइयां चलती है उन सब को उन्होंने खत्म करने का ही निश्चय लिया था। उसी के साथ साथ उन्होंने कहा था स्वराज्य या सेल्फ रूल। 1876 में उन्होंने कहा था कि हमारा खुद का रूल होना चाहिए, फॉरेनर लोग जो बाहर से है वो हम पे जो रूल कर रहे हैं वो जल्द ही खत्म होना चाहिए। उन्होंने बुक लिखी है जिसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश। यहाँ पे आर्य समाज और वेदांत के जो प्रिंसिपल है इसको उन्होंने एक्सप्लेन किया। दयानंद सरस्वती जो होता है उन्होंने स्लोगन दिया था बैक टू द वेदास, वेद की ओर वापस चलो। उन्होंने यही बिलीव रखा है कि वेद जो है वही सोर्स है हमारे ट्रू नॉलेज और विजडम का, और हर हिंदू ने उसे ही फॉलो करना चाहिए। ये सब बातें हैं दयानंद सरस्वती की, जिनका 200 बर्थ एनिवर्सरी अब सेलिब्रेट की गई। और ये जो करंट अफेयर था इसका सोर्स था लिवमेंट। के बाद के करंट अफेयर में हमें मार्केट कैपिटलाइजेशन ये टर्म देखने मिल रही है, और इसका सिलेबस जाता है इकोनॉमी में। रिसेंटली रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIL एक ऐसी पहली इंडियन कंपनी बन गई है जिसने 20 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन को सरपास कर दिया है, क्रॉस कर दिया है। बैकग्राउंड की अगर बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो होती है ये ऑपरेट कर रही है अलग अलग सेक्टर्स में, जैसे कि ऑयल, गैस, पेट्रोकेमिकल्स, टेलीकॉम, रिटेल, डिजिटल सर्विसेज। रिसेंटली ये जो कंपनी होती है ये पहली इंडियन कंपनी बन गई जिसने 20 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन क्रॉस कर लिया। उसका जो शेयर प्राइस होता है वो 52 वीक में एक तरह से हिट कर गया है बहुत हाई, यानी ये पहुंच गया ₹2957, यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे आपको देखने मिलता है। तो ये मार्केट कैपिटलाइजेशन होता क्या है ये सबसे पहले जान लेते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो मार्केट कैप भी इसे कहा जाता है। ये एक टर्म होती है जो रिप्रेजेंट करती है मार्केट वैल्यू किसी भी कंपनी की कितनी है, यानी उसके करंट शेयर प्राइस को देखते हुए ये डिसाइड किया जाता है। या फिर टोटल नंबर ऑफ जो
आउटस्टैंडिंग शेयर्स, यानी अब उसके और कितने शेयर्स बचे हुए जो वो मार्केट में उतार सकती है, ये सब चीज़ों को लेके डिसाइड किया जाता है कि उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है। ये कैलकुलेट किया जाता है यानी हम कहेंगे कैसे, तो मल्टीप्लाई किया जाता है नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर जो कंपनी के हैं और करंट प्राइस ऑफ शेयर्स से। तो उसका एक शेयर कितने का है ये देख के और कितने शेयर्स अब उसके आउटस्टैंडिंग है बचे हुए ये देखा जाता है और फिर उसको मल्टीप्लाई करके उसकी वैल्यू निकाली जाती है। मार्केट कैपिटलाइजेशन जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है मार्केट का परसेप्शन एक कंपनी के वर्थ को लेकर, और इंडिकेट करता है उसकी साइज कितनी बड़ी है और उसका कितना ज़्यादा महत्व है फाइनेंशियल मार्केट में। ऑन द बेसिस मार्केट कैप कंपनी जो होती है उसको क्लासिफाई किया जाता है लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप कंपनीज। लार्ज कैप कंपनी जो होती है वो यूजुअली बहुत स्टेबल होती है और बहुत रेप्यूटेबल होती है, वेल एस्टेब्लिश बिजनेस होते हैं जो जल्दी डूबने के चांसेस नहीं है, इसलिए मार्केट शेयर में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी मानी जाती है। यानी इनका जो मार्केट कैप होता है वो 20,000 करोड़ या उससे ज़्यादा होता है। जैसे आप देख रहे हैं कि रिलायंस इंडिया कंपनी 20 लाख करोड़ है ना, बहुत ज़्यादा हो गया। तो ये लार्ज कैप में तो है ये, बट उससे कई ज़्यादा इसका है। मिड कैप कंपनी जो होती है उसका मार्केट कैप जो होता है वो 5,000 करोड़ से तो 20,000 करोड़ तक होता है। ऐसे कंपनीज का डूबना बहुत ज़्यादा ईजी नहीं है। स्मॉल कैप कंपनी जो होती है वो स्मॉलर स्केल होती है, यानी हम कहेंगे लार्ज कैप और मिड कैप से, कॉन्सिक्वेंटली उनका मार्केट कैप जो होता है वो काफ़ी कम होता है, जैसे 5,000 करोड़ से भी कम होता है। तो ये रहा मार्केट कैपिटलाइजेशन, और ये करंट अफेयर बना क्योंकि रिलायंस इंडिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो होते हैं इन्होंने कहीं ना कहीं 20 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन बनाया हुआ है, और इसका जो सोर्स था ये था इकोनॉमिक टाइम्स। उसके बाद जो अगला हमें करंट अफेयर देखने मिल रहा है वो है ड्रॉट आ चुका है अमेजॉन रेन फॉरेस्ट में। जी हाँ, ये तो बहुत शॉकिंग बात है कि अमेजॉन रेन फॉरेस्ट में भी ड्रॉट आ सकता है, वहाँ भी सूखा पड़ सकता है, अकाल पड़ सकता है, और इसका सिलेबस जाता है एनवायरमेंट में। अमेजॉन रेन फॉरेस्ट जो होता है जिसको लंग्स ऑफ अर्थ कहा जाता है, ये अर्थ की कहीं ना कहीं लंग्स है, हम जानते हैं। करंटली यहाँ पे बहुत ही सीवियर ड्रॉट यहाँ देखने मिल रहा है। बैकग्राउंड की बात करें तो अमेजॉन जो है वो वर्ल्ड लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट है। रेन फॉरेस्ट यानी ऐसा फॉरेस्ट है जो रेनफॉल के कारण वहाँ पे बना हुआ है और काफ़ी अच्छे से वहाँ पे एक तरह से लंग्स इसीलिए क्योंकि वो हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है सबसे ज़्यादा। तो वहाँ पेड़ ज़्यादा है तो वहाँ से ऑक्सीजन तो ज़्यादा आएगा ही। तो साइंटिस्ट जो होते हैं उन्होंने क्लाइमेट चेंज के चलते ये देखा है कि डेंस वेजिटेशन जो है वो एब्जॉर्ब करता है कार्बन डाइऑक्साइड को और एमिट करता है ऑक्सीजन को, बट ये चीज़ों में कहीं ना कहीं कमी देखने मिल रही है। जो फॉरेस्ट होता है वो कहीं ना कहीं खत्म होते जा रहा है, ऐसा भी पता चल रहा है। अमेजॉन रेन फॉरेस्ट के बारे में देखा गया तो ये लार्ज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं और ये अमेजॉन रिवर के बेसिन में बने हैं और उसके ट्रिब्यूटरीज में बने हुए हैं नॉर्दर्न साउथ अमेरिका में। और अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं ये कवर करते हैं एरिया को जो कि 60 लाख स्क्वायर किलोमीटर तक का एरिया हम कह सकते हैं। और अमेजॉन बेसिन जो होता है वो वर्ल्ड लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट भी है, जिसमें आधे से ज़्यादा हम कहेंगे जितने भी वर्ल्ड में रेन फॉरेस्ट है उसके आधे से ज़्यादा तो सिर्फ अमेजॉन में है। 40% जो ब्राज़ील का टोटल एरिया है, पेरू कहिए या फिर गुयाना कहिए, कोलंबिया कहिए, इक्वेडर, बोलीविया हो गया, सुरीनेम हो गया, फ्रेंच गुयाना हो गया, वेनेजुएला हो गया, ये जितना भी है इसमें इन सब का मिलके 40% जो ये है एरिया वो कहीं ना कहीं अमेजॉन रिवर का बेसिन है और वो लार्जेस्ट एक तरह से ड्रेनेज सिस्टम है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको गुयाना हाईलैंड्स देखने मिलते हैं नॉर्थ में, एंडिस माउंटेन देखने मिलता है वेस्ट में, ब्राजीलियन सेंट्रल प्लेट्यू साउथ में देखने मिलता है और अटलांटिक ओशन ईस्ट में देखने मिलता है। तो इस तरह से अमेजॉन रेन फॉरेस्ट रहा है। फैक्टर जो रिस्पॉन्सिबल है ड्रॉट के लिए यहाँ पे अमेजॉन रेन फॉरेस्ट में वो कौन कौन से ये हम देख लेते हैं। फैक्टर्स की बात करें तो एल नीनो फेनोमेनन है। एल नीनो जो होता है उस कारण आपको ये देखने मिल रहा है कि वहाँ पे ड्रॉट आ रहा है और इस कारण एबनॉर्मल वार्मिंग हो रही है सरफेस वाटर जो होता है वो थोड़ा गर्म होते जा रहा है पैसिफिक ओशन का। सब्सिक्वेंटली वहाँ पे रेनफॉल पैटर्न जो होते हैं वो इफेक्ट होते जा रहे हैं। अमेजॉन रीजन जो है वहाँ एल नीनो के कारण ह्यूमिडिटी कम होते जा रही है, रेनफॉल कम होते जा रहा है। एल नीनो में आपको रेनफॉल कम होते हुए दिखेगा और वहाँ पे ड्रॉट लाइक कंडीशन बन जाती है। अनादर वेदर फेनोमेनन जो है वो है हाई वाटर टेम्परेचर। नॉर्दर्न ट्रॉपिकल अटलांटिक ओशन के जो टेम्परेचर का जो वाटर का टेम्परेचर है वो ज़्यादा देखने मिल रहा है और ये वार्मर ओशन वाटर्स के कारण जो हीटेड एयर होती है वो एटमॉस्फेयर में जा रही है और जब ये अमेजॉन रेन फॉरेस्ट में एंटर करती है तब ये थोड़ी गर्म होती है। तो वार्म एयर इनहेबिट्स द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स और वह क्लाउड्स बनते हैं और वहाँ रेनफॉल जो होता है वो काफ़ी जोर से आना शुरू हो जाता है, ये भी आपको देखने मिल रहा है। यानी हम कहेंगे कॉजिंग रेनफॉल टू ड्रॉप शार्पली और इस कारण सब चीज़ें तहस नहस हो जाती है। रेनफॉल आराम से चले तो अलग बात है, एकदम से सब कुछ होके सब खराब होते जा रहा है। ह्यूमन इंड्यूस्ड
क्लाइमेट चेंज भी है, हम लोग जो भी कर रहे हैं वो जैसे डिफॉरेस्टेशन, पेड़ को काटना, एग्रीकल्चर जैसे एक्टिविटीज़ करके, पेड़ के जो लकड़ी है उसको यूज़ करके, अमेज़ॉन की जो एबिलिटी है क्लाइमेट को वो रेगुलेट करता था, मॉइस्चर को वो रिटेन करता था, वो सब खराब होते जा रही है। और वेजिटेशन कम होने के कारण इवो ट्रांसपिरेशन जो होता है ये भी कम हो रहा है, यानी कहीं ना कहीं प्लांट भी ट्रांसपिरेशन के थ्रू बारिश लाने में अपनी हेल्प करते हैं। ट्रांसपिरेशन के थ्रू, उनके लीव्स के थ्रू वो कुछ वाटर को छोड़ते हैं और वो वाटर फिर पानी बन के बरसता भी है। तो ये सब प्रोसेस भी नहीं होगी अगर ये कम होते जाएंगे प्लांट्स तो या फिर ट्रीज, तो हम कहेंगे ये इस कारण भी ड्रॉट आते हैं। और अनरेगुलेटेड माइनिंग एक्टिविटीज़ वहाँ पे चल रही है, माइनिंग कर रहे हैं अलग अलग चीज़ों का, हम कहेंगे इन बैंक ऑफ रिवर नेविगेशन, रिवर, ये जो माइनिंग चल रही है, या फिर हम एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम को खराब किया जा रहा है माइनिंग कर करके, ग्रीन हाउस गैसेस आ रही है एनवायरमेंट में, और इस कारण क्लाइमेट जो होता है काफ़ी अफेक्ट होते जा रहा है। कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है वहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम्स का अमेजॉन रिवर पे, हम कहेंगे पर्टिकुलरली उसकी जो मेडिएरा करके जो रिवर है, जो मेजर ट्रिब्यूटरी अमेजॉन की, वहाँ पे आपको ड्रॉट सिनेरियोस देखने मिल रहे हैं। कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर का, जैसे कि हाईवेज हो गए, उस कारण काफ़ी बुरा इफेक्ट हो रहा है रेन फॉरेस्ट पे, और कहीं ना कहीं डिफॉरेस्टेशन भी बढ़ते जा रहा है, यानी हम कहेंगे पेड़ को काटने की जो इंसिडेंसेस है वो बढ़ रहे हैं, इसलिए क्लाइमेट एनोमली जो है बायोम में वो भी कहीं ना कहीं काफ़ी डिस्टर्ब हो रही है, यानी हम कहेंगे कि काफ़ी डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है अमेजॉन रेन फॉरेस्ट में, इस कारण वहाँ पे ड्रॉट लाइक सिचुएशन भी बनते हुए आपको दिख रही है। बारी है आज के प्रैक्टिस एमसीक्यूज को सॉल्व करने की। पहला जो क्वेश्चन है उसमें कुछ आपको स्टेटमेंट दिए। पहला स्टेटमेंट है मार्केट कैपिटलाइजेशन जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है मार्केट वैल्यू ऑफ अ कंपनी बेस्ड ऑन इट्स करंट शेयर प्राइस एंड टोटल नंबर ऑफ इट्स आउटस्टैंडिंग शेयर्स। दूसरा स्टेटमेंट दिया है लार्ज कैप कंपनी जो होती है उनकी मार्केट कैप्स जो होती है वो 20,000 करोड़ या उससे ज़्यादा होती है। इसमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है आपको देखने, 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 एंड 2, नाइदर 1 नॉर 2। आपको सही आंसर जो है कमेंट सेक्शन में लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसका वो क्वेश्चन है कि आपको फ्रीडम फाइटर्स को कंसिडर करना है, जैसे फर्स्ट है लाला लाजपत राय, सेकंड है राम प्रसाद बिस्मिल, थर्ड है लाला हरदयाल और चौथे है मदन मोहन मालवीय। इनमें से कौन से एसोसिएटेड थे या इन्फ्लुएंस थे आर्य समाज से? ओनली 1, 2 ओनली, 3 ओनली या ऑल 4? अब बारी है कि जो हमारे कल के जो करंट अफेयर्स थे 14 फरवरी के, उसके आंसर देखने के। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर था डी, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर था डी, और क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर था सी। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक जरूर करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिलते रहे। अगर आप और अपडेट्स चाहते हैं तो आप फेसबुक पेजेस जो है मेरे उनको भी फॉलो और लाइक कर सकते हैं, श्रेयस बढ़िया इंटरप्रिटेशन। अगर आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कोई भी डाउट पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज के थ्रू इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं। मुझे फॉलो कीजिए श्रेयस बढ़िया द पीस लवर पर, आपको आपके सवालों के जवाब भी मिलते रहेंगे। उसी के साथ साथ अगर आप मुझे मेल करना चाहे तो shreyasbadi@gmail.com पे आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। और अगर आप और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो चाहते हैं तो आप मेरे एकेडमी श्रेयस IAS एकेडमी के जो अकाउंट है इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे, वहां भी उसे फॉलो करके मुझे सपोर्ट दिखा सकते हैं। मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। टेक केयर एंड हैव अ वेरी गुड डे।